दोस्तों, ये ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए बैठा है, जिन्हें आज तक विज्ञान ठीक ढंग से समझ नहीं पाया है। अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो काफी पुराना है। इन अनंत असीमित ब्रह्मांड के लाखों रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। जैसे जैसे विज्ञान अपना दायरा बढ़ा रहा है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के रहस्य सामने आ रहे हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया लोगों को दिया। आज भले ही लोग बहुत आगे बढ़ गए हों, पर न जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया। रहस्य में चार चांद लगाने का काम करती है हॉलीवुड की मूवीज, जो अपने फायदे के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स को भूल जाते हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेस के बारे में कुछ ऐसे सच्चे रहस्यों से भरे फैक्ट्स, जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में बताना कि आपके लिए कौन सी बात अब तक एक मिथ थी। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि सूरज क्या है, तो आपका जवाब होगा सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है। पर यह जवाब बिल्कुल गलत है। बता दें, आग या फायर एक केमिकल रिएक्शन होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन सूरज में ऑक्सीजन तो ना के बराबर है। अब इसका मतलब साफ है कि सूरज पर आग कभी नहीं लग सकती। अब आग कभी नहीं लग सकती तो सूरज आग का गोला नहीं है। अब हमने आपका एक मिथ या फिर कहें मिसकंसेप्शन तो दूर कर दिया, लेकिन अब एक और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो फिर है क्या? और अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो वो इतना चमकदार और गर्म क्यों है? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसे न जाने कितने रहस्य हैं जिससे हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, सूरज के गर्म और चमकदार होने की वजह है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस, जिसकी वजह से सूरज के कोर में ज्यादा दबाव के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जब भी एक कॉमेट, अगर हिंदी में बोले तो धूमकेतु के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे मन में एक बर्फीले पत्थर, उसके साथ गैस और डस्ट से बने बेहद ही लंबे और बड़े से टेल का ख्याल आता है। और आए भी क्यों ना, आखिर हमने किताबों और फिल्मों में कॉमेट्स को ऐसे ही तो देखा है। इन सब को देखने के बाद लोग ये मानने लगते हैं कि जितने भी कॉमेट्स हैं उनकी टेल होती है। पर दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं है। बता दें कि ये कॉमेट्स आइस, डस्ट और गैस से बने एक फ्रोजन ऑब्जेक्ट होते हैं। यही कॉमेट्स जब सूरज के नजदीक आने लगते हैं, तब उस दौरान उनमें मौजूद गैस और बर्फ पिघलकर भाप में बदलने लगती है, और ये एक बड़े टेल की रचना करते हैं जो सूरज की दिशा से उल्टे होते हैं और सूरज की रोशनी के कारण चमकने लगते हैं। पर अब सवाल ये कि सभी कॉमेट्स ऐसे ही होते हैं, तो जवाब है नहीं। जब तक कॉमेट सूरज से कुछ खासा दूरी पर नहीं आ जाते, तब तक उनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलती नहीं है, और इसी कारण टेल की रचना भी नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो आप नेपच्यून को ले लीजिए। नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर और सोलर सिस्टम के लास्ट छोर तक, यानी ओर्ट क्लाउड के क्षेत्र में मौजूद कॉमेट्स में टेल मौजूद नहीं होती। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से धरती की तरफ आ रहे एस्टेरॉइड्स को खत्म या फिर नष्ट किया जा सकता है, पर दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा मिथ है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि रॉकेट की मदद से एक बम को एस्टेरॉइड के सामने ब्लास्ट कर दिया जाता है और वो एस्टेरॉइड बहुत सारे टुकड़े में नष्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये, क्या सच में ऐसा होता है? उससे भी बड़ा सवाल ये कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से पृथ्वी को बचा सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एस्टेरॉइड्स पत्थर से बने खगोलीय पिंड होते हैं, और अगर एक एस्टेरॉइड को न्यूक्लियर वेपन की मदद से ब्लास्ट कर दिया जाता है तो इससे खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ करने के बाद एस्टेरॉइड बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा और वो सारे टुकड़े सीधा धरती की ओर गिरेंगे, जिसकी वजह से धरती पर छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स की बारिश हो जाएगी। साथ में ये भी जरूरी नहीं कि सारे एस्टेरॉइड्स धरती के वातावरण में जलकर खाक हो जाएं। संभव है छोटे छोटे एस्टेरॉइड पूरी तरह से वातावरण में खत्म ना हो और धरती पर आकर गिरे, जिससे भारी तबाही हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि एक प्लान तैयार किया जाए, जिसके तहत एस्टेरॉइड जब पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा हो और उसके ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला ही हो, तो उससे पहले एस्टेरॉइड की दिशा को मोड़ दिया जाए। हालांकि अब तक ऐसी कोई तकनीक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, पर उम्मीद है आने वाले समय में ऐसी तकनीक हासिल हम जरूर कर लेंगे और धरती पर एस्टेरॉइड का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि लाइट की स्पीड ब्रह्मांड में हमेशा सबसे तेज होती है। माना कि लाइट की स्पीड से तेज और कुछ नहीं होता,
साथ ही ये भी बात सही है कि लाइट अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा केवल स्पेस के वैक्यूम में ही होता है, उससे आगे नहीं। प्रकाश की गति और किसी माध्यम में थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि हवा या पानी। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वैज्ञानिक चाहें तो लाइट की स्पीड को कम या तेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वैज्ञानिक चाहें तो किसी माध्यम में तो इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से या उससे भी ज्यादा स्पीड में हो सकता है। गैस जॉइंट प्लैनेट, इसका नाम सुनकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट सिर्फ गैस से बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात तो आपको मालूम होगी कि सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को गैस जॉइंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका बाहरी सतह और एनवायरनमेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है। यही इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि प्लैनेट गैस से बने हैं, लेकिन ये भी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही होता है। अगर आप कभी प्लैनेट की थियोरीज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन प्लैनेट्स के कोर सॉलिड होते हैं, जिससे कि ये बात साफ प्रूव होती है कि ये सारे प्लैनेट्स गैस से मिलकर नहीं बने हैं। अब तक आप भी यही सोचते आ रहे थे? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत बड़ा मिथ है। हमने बहुत से हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, स्पेसक्राफ्ट जब किसी भी एस्टेरॉयड से टकराते हैं तो स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो जाते हैं। पर ये तो मूवीज है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रियल लाइफ से अलग होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें तो ये सूरज से लगभग 200 मिलियन दूर ही शुरू हो जाता है और ये 100 मिलियन मील में फैला हुआ होता है। ये बात सच है कि एस्टेरॉयड बेल्ट एस्टेरॉयड से भरा पड़ा है, लेकिन एक सच जिससे आपको वाकिफ कभी कोई नहीं कराता वो ये कि एस्टेरॉयड से एक दूसरे के डिस्टेंस में काफी ज्यादा होते हैं, साथ ही उनकी संख्या भी कम होती है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो उनका वॉल्यूम चांद के वॉल्यूम का केवल 4% ही होगा। यानी इस बात से साफ है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड एक दूसरे के एकदम क्लोज या बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। इसी वजह से इनका किसी भी स्पेसक्राफ्ट में टकराने का अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो भी कम है। एग्जाम्पल की बात करें तो नासा को पायनियर और वॉयेजर को भी एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजारना था और इस दौरान दोनों की टक्कर किसी भी एस्टेरॉयड से नहीं हुई। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और उन्होंने फिल्मों में भी देखा है कि स्पेस में जाने के बाद वो खुद को वेटलेस महसूस करने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम सब तो ये सिर्फ सुन सकते हैं, कभी किसी मूवीज या यूट्यूब पर सच तो हमें पता ही नहीं होता। इसलिए आपको बता दे, ये भी आपका सबसे बड़ा मिथ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है अंतरिक्ष 62 मील ऊपर से शुरू होता है और वहाँ भी लगभग वैक्यूम जैसा ही माहौल रहता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस मील से ऊपर जाते ही आप वेटलेस महसूस करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सक्लेरेटिंग रॉकेट में होंगे तो आप ग्रेविटी को महसूस करेंगे और आपको वेटलेस तब महसूस होगा जब आप फ्री फॉल के स्टेट में होंगे। दोस्तों, किसी भी चीज को ऑर्बिट में करने का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट के चारों एंगल से घिर जाना, जैसे कि पृथ्वी के साथ चांद, सूरज के साथ पृथ्वी। इसलिए अगर आप धरती से 250 किलोमीटर ऊपर होते हैं तो आपको लगभग 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी को ऑर्बिट करना पड़ता, तब जाकर आपको वेटलेस महसूस होता। ये जो स्पीड हम आपको बता रहे हैं, ये वही स्पीड है जिससे अंतरिक्ष में कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सुपर स्टेशन को ऊपर भेजा जाता है। मतलब अब तक आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि हम वेटलेस कब महसूस करते हैं। दोस्तों, मूवीज में इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अलग रख देते हैं, जिस वजह से सच पर्दे के पीछे छप जाता है, जिसे हम देख नहीं पाते। आपको इनमें से कौन सी बात अब तक मिथ लगती थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।